तो आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर कम रोमांटिक एंथोलॉजी सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सीरीज का सेकंड पार्ट है। बस कहने के लिए इसका उससे कोई भी लिंक नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर इसको देख सकते हैं। इस सीरीज को भी क्रिएट किया है माइक फ्लैनेगन ने, और अभी जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूं तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, और ये इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉरर सीरीज थी। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है एंड बोथ आर इक्वली गुड। इस सीरीज की कहानी 1898 में आई हेनरी जेम्स की नोवेला द टर्न ऑफ द स्क्रू से इंस्पायर्ड है, जिसके ऊपर आइकॉनिक फिल्म द इनोसेंट्स और रिसेंटली रिलीज हुई द टर्निंग बन चुकी है। ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉयलर्स होने वाली है, सो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप सीरीज देख सकते हैं एंड देन आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बट ट्रस्ट मी, ये सीरीज बहुत ही सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एंड दोस्तों, मैंने हाल ही में एक हॉरर फिल्म द क्लेंजिंग आवर को एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत बढ़िया फिल्म है। सो इफ समहाउ आपने वो मिस कर दिया है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी इस सीरीज से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चीजें वीडियो के बीच में या फिर एंड में बताता चलूंगा एंड अपना वर्डिक्ट भी दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब इस सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। एंड ये सीरीज अननेसेसरली लॉन्ग है, विच माइट बी बोरिंग एंड स्लो फॉर लॉट ऑफ पीपल। खैर, एपिसोड 1 एंड सीरीज की शुरुआत अमेरिका में होती है, जहां पर एक ओल्ड लेडी एक वेडिंग की रिहर्सल डिनर अटेंड करने आई होती है। हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति प्यार के बारे में कुछ बातें सभी को बता रहा होता है, जिसको ये बूढ़ी महिला काफी ध्यान से देखती, सुनती और हंसती है। खैर, डिनर के बाद टाइम पास के लिए वो एक स्टोरी सभी को बताती है, जो इस सीरीज की कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत 1987 में होती है, जहां पर हम डैनी क्लेटन नाम की एक अमेरिकन स्कूल टीचर को देखते हैं, जो कि एक एड को देखकर हेनरी विनग्रेव नाम के एक ब्रिटिश बैरिस्टर से मिलती है। वो अपने भाई के बच्चों की स्कूलिंग और देखभाल के लिए डैनी को इंटरव्यू पे बुलाता है। शुरुआत में तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, बट देन एक बार में बातों ही बातों में वो समझ जाता है कि डैनी एक अच्छी नैनी बन सकती है। बच्चों के पेरेंट्स मर गए थे, इसलिए उन्हें घर पर ही स्कूलिंग दी जाती थी, और ये जो हवेली थी वो ब्लाय टाउन में थी, इसलिए इसका नाम ब्लाय मैनर रखा गया था। ये वाकई में बहुत शानदार थी। यहाँ पर डैनी ने द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में नेल का किरदार निभाया था, AKA विक्टोरिया पेड्रेटी, और हेनरी विनग्रेव जिन्होंने हिल हाउस में ह्यू का किरदार निभाया था। खैर, ये मैनर काफी बड़ा था और हॉन्टेड होने के किस्सों की वजह से काफी फेमस था। यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं चाहता था, लेकिन डैनी के यहाँ पर काम करने के अपने ही रीजंस थे, जो कि जल्दी ही रिवील होंगे। ब्लाय मैनर में फ्लोरा और माइल्स ये 2 बच्चे थे। ओवन इनका कुक था, हैना मैनर की केयर टेकर थी और जेमी गार्डनर थी। डैनी से पहले आई टीचर या फिर नैनी मिस रेबेका जेसल ने मैनर के पॉन्ड में सुसाइड किया था। यहाँ पर डैनी अपने अतीत से दूर भाग रही थी और उसे हमेशा एक ग्लोइंग आई वाला गोस्ट हॉन्ट करता रहता था, बट वो कौन है इसका जिक्र आगे होगा। अब मैनर का कुक ओवन शर्मा डैनी को मैनर लेकर आता है। शर्मा जी के लड़के ने यहाँ पर भी नाम रोशन कर दिया, दिल खुश हो गया मेरा, फुल मार्क्स फॉर दैट। खैर, फर्स्ट टाइम डैनी फ्लोरा, माइल्स और हैना से मैनर के कुएं के पास में मिलती है, जहाँ पर हैना किसी सोच में डूबी हुई थी। फ्लोरा डैनी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वो उसे मैनर का टूर करवाती है। वो रात में सोने से पहले डैनी से एक प्रॉमिस लेती है कि उसे किसी भी हालत में रात में अपने कमरे से बाहर नहीं आना है, वरना वो लेक वाली लेडी उसे पकड़ लेगी। लेकिन डैनी इस प्रॉमिस को इग्नोर और हवेली के अंधेरे से आकर्षित होते हुए आधी रात को उठकर चाय बनाकर पीने लगती है, एंड वो बहुत ही बकवास चाय कॉफी बनाया करती थी। बट तभी हम शैडोज में ये देखते हैं कि कोई घर के अंदर चल रहा है। अगले दिन डैनी को मैनर के पैरापेट में एक आदमी दिखाई देता है और वो उसको हाथ दिखाकर हेलो भी कहती है, बट वो आदमी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता। उसे ये लगता है कि वो मैनर में काम करने वाला कोई होगा, पर बाद में उसे ये पता चलता है कि वहां पर उन 6 लोगों के अलावा कोई और नहीं है।
इनफैक्ट अपने शक को दूर करने के लिए डैनी टेरेस पर भी चेक करने जाती है, जो कि वहां का अबैंडन इलाका था। बट उसको वहां पर एक टैलिस्मैन डॉल के अलावा कुछ और नहीं मिलता, जो कि फ्लोरा घर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया करती थी, जो कि उसकी माँ ने उसको बचपन में सिखाया था। यहाँ पर फ्लोरा के पास मैनर के मॉडल का एक डॉल हाउस भी था, जहाँ पर वो अपनी डॉल्स को रखा करती थी। अब रात में बच्चे डैनी के साथ में मस्ती करते हैं और उसे फ्लोरा के रूम के स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। डैनी को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, वहां पर उसे फिर से वही ग्लोइंग आई वाला गोस्ट दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और पैनिक में डोर को बैंग करने लगती है। कई घंटों तक कोई भी डोर को नहीं खोलता, लेकिन बाद में जब माइल्स उस गेट को खोलता है तो वो उसे खूब डांटती है। अब मैनर में किसी के मडी फुटप्रिंट्स थे, जो कि एंट्रेंस से बेडरूम तक जाते थे। हैना कहती है कि ये हमेशा दिखाई देते हैं, पर पता नहीं ये किसके फुटप्रिंट्स हैं। डैनी माइल्स को पनिशमेंट के तौर पर उसे ये क्लीन करने के लिए ऑर्डर देती है, जिससे हैना काफी खुश हो जाती है। एपिसोड 2 में हमें माइल्स के इरेटिक बिहेवियर की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जहां पर उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने वहां पर सुसाइड करने की कोशिश की थी, एक स्टूडेंट के साथ में मारपीट की थी और अपने टीचर के पालतू पंछी को भी मार डाला था। उसने ये सब अपने एक्सपल्शन के लिए किया था, ताकि वो फ्लोरा के नजदीक रह सके, एज फ्लोरा ने उसको एक लेटर लिखा था कि कम होम। यहाँ पर बच्चे हमेशा इरेटिक बिहेव करते थे, यानी कि अनस्टेबल। एक पल के लिए नॉर्मल होते थे और दूसरे पल में सीरियस होकर बात करते, सजेस्टिंग कि समथिंग इज रियली ऑड विद देम। लेकिन डैनी एक स्ट्रिक्ट टीचर थी। वो बच्चों को अब गार्डन में हार्ड लेबर का काम देती है, जिससे गार्डनर जेमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो डैनी की खूबसूरती को प्रेज करती है। रात में डैनी और बच्चे हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। फ्लोरा बेसमेंट में एक फेसलेस गोस्ट को श करके आवाज ना करने के लिए कहती है, एंड शी ओबेज एज वेल। ऐसा लगता है कि मैनर के अंदर भूत प्रेत थे और फ्लोरा इन सबसे डरती नहीं थी। डैनी को अब एक रूम के अंदर एक फोटो मिलती है, जो कि पीटर क्विंट और रेबेका जेसल की थी। पीटर क्विंट हेनरी के लिए काम किया करता था और डैनी ने उसी को पैरापेट पर देखा था। पीटर एंड रेबेका एक दूसरे से प्यार किया करते थे। ओवन और हैना से डैनी को पता चलता है कि पीटर असल में एक चोर था, जिसने हेनरी से 2 से 2.5 लाख पाउंड चुराए थे और रेबेका को धोखा देकर वो मैनर से हमेशा के लिए भाग गया था। रेबेका ने इसी गम में सुसाइड कर लिया था। अब मैनर में कई दिनों से एक आदमी प्रैंक कॉल भी कर रहा था। सभी को ये लगता है कि ये पीटर होगा, क्योंकि उसे रेबेका की डेथ की खबर नहीं थी। अब डैनी को पीटर मैनर में एक और बार दिखाई देता है, जिससे डरकर वो पुलिस को बुला लेती है एंड इस चीज से माइल्स के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर भी पड़ता है। अब एपिसोड 3, 4 एंड 5 फोकस करते हैं रेबेका, डैनी और हैना की बैक स्टोरी के बारे में। इफ यू नोटिस केयरफुली, हर एपिसोड किसी ना किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है एंड एपिसोड 5 इज ऑल अबाउट हैना, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग एपिसोड था। प्लस उसके अंदर कुछ ऐसे पत्ते समझ आते हैं जो कि माइंड ब्लोइंग थे, जिसके लिए आपको एपिसोड ही देखना होगा, एज वो सिनेमेटोग्राफी, शॉट्स का चेंज होना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट आपको मैं एक रफ आइडिया दे दूंगा, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सब कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरीज बिल्कुल हिल हाउस जैसा स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। यहाँ पर रेबेका एक लॉयर थी। उसने टीचिंग और नैनी का जॉब इसलिए लिया था ताकि हेनरी उसके काम से खुश होकर उसे अपने लॉ फर्म में एक अच्छा पोजीशन दे दे। मैनर में आकर वो और पीटर क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पर पीटर उसको अंडरस्टैंड करके फंसा लेता है। पीटर क्विंट एक पॉसेसिव नेचर का इंसान था। पीटर बचपन से ही गरीब था, इसलिए वो हेनरी के साथ काम करके उसे लूटना चाहता था। पीटर क्विंट पर बचपन से ही उसके पिता ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, प्लस उसकी माँ ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डैनी की शादी एडमंड नाम के एक आदमी से हो रही थी, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, जिसे लेकर डैनी कंफर्टेबल नहीं थी। शादी से कुछ दिन पहले डिनर टाइम पर और फिर एक कार में डैनी एडमंड से ये कहती है कि वो इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं है और वो उससे अभी शादी करना नहीं चाहती, हालांकि वो उससे काफी प्यार करती है। एडमंड का इससे हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो गुस्से में कार से बाहर चला जाता है और पीछे से एक ट्रक आता है जिसकी फ्लैशलाइट उसके ग्लासेस पर गिरती है और वो ट्रक के नीचे आकर मारा जाता है। तो वो ग्लोइंग आई वाला गोस्ट एडमंड का ही था, जो कि डैनी को अब तक हॉन्ट कर रहा था। बेसिकली डैनी एक लेस्बियन थी, इसलिए वो शादी से मना करती है और प्रेजेंट टाइम में डैनी और जेमी क्लोज हो रहे थे, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। जेमी की स्टोरी के बारे में बात करें तो उसकी माँ भाग गई थी और उसके पिता खदानों यानी कि माइन में काम किया करते थे, जिसके चलते उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी।
वो बचपन से ही टॉर्चर हुई थी और अपने फादर के खदानों में काम करने को देखकर ही उसने प्लांट से प्यार करना शुरू किया। ऐसे खदानों में कोई भी लाइफ नहीं होती बल्कि डार्कनेस रहती है, तो उस चीज को दूर करने के लिए उसने गार्डनिंग करना शुरू किया और फिर वो ब्लाई मैनर में आ गई क्योंकि उसको सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए थे। एपिसोड 5 में हम हैना की स्टोरी को जानते हैं जो कि बेसिकली एक गोस्ट थी जो खुद नहीं जानती थी कि वो एक गोस्ट है। वो ओवन के साथ लिए गए इंटरव्यू वाले पल में अटक गई थी और जब हैना बार बार कहीं पर खो जाया करती थी तो वो यही यादें थी जहां पर वो पहुंच जाया करती। उसको एक क्रैक का निशान हर जगह पर दिखा करता था जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। हैना मरने वाले लोगों के लिए हमेशा मोमबत्तियां जलाया करती थी। अब यहाँ पर हम हैना की कुछ मेमोरीज को देखते हैं जहाँ पर उसे पीटर पर शक था और उसने एक बार पीटर को चीजों को चुराते हुए पकड़ लिया था। पीटर घर से भागने से पहले रात को मैनर के रेस्ट्रिक्टेड एरिया रूम में वैल्यूएबल आइटम्स चुराने जाता है, पर तभी वो फेसलेस लेडी जिसके बारे में फ्लोरा ने फर्स्ट एपिसोड में कहा था वो आकर पीटर को मार डालती है। उसकी बॉडी को वो लेक के अंदर ले जाती है। पीटर का भूत तभी से इस मैनर में ट्रैप हो गया था और इस पूरी घटना को दोनों बच्चे देखते भी हैं जो कि ऑब्वियसली एक याद थी। अब पीटर माइल्स को पजेस करके उस लेडी पर चिल्लाता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये सारी मेमोरीज हैना देख रही थी। माइल्स अब हैना को मैनर के वेल के पास में ले जाता है और उसे वहां से नीचे धकेल देता है। बेसिकली ये पीटर ने किया था एज वो हैना से नफरत करता था एंड शुरुआत में जब हैना वहां पर खड़ी हुई थी तो वो हैना का भूत था। यही कारण था कि वो कभी भी डिनर नहीं किया करती थी और वो क्रैक जो थे वो उस कुएं के अंदर थे, इसलिए उसको बार बार वो नजर आया करते क्योंकि वो उसको याद दिलाते थे कि वो मर चुकी है बट उसको कुछ भी याद नहीं आता। एपिसोड 6 हेनरी की बैक स्टोरी पर बेस्ड है जहां पर उसका बड़ा भाई था डोमिनिक और भाभी थी शार्लेट, यानी कि फ्लोरा माइल्स के पेरेंट्स। यहाँ पर हेनरी और शार्लेट का अफेयर था क्योंकि डोमिनिक मोस्टली टूर पर रहा करता था। यहाँ पर हेनरी ने ही वो डॉल हाउस फ्लोरा को गिफ्ट दिया था जब वो 6 साल की हुई थी। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि फ्लोरा जब 6 साल की हुई तब डोमिनिक को हेनरी शार्लेट के अफेयर के बारे में पता चल गया और ये भी कि फ्लोरा उसकी नहीं बल्कि हेनरी की बेटी है। अब उसने एक कर्ज देते हुए हेनरी को मैनर से, परिवार से बेदखल कर दिया था। उसे कर्ज दिया कि उसका ही ऑल्टर ईगो हमेशा उसे हॉन्ट करेगा और ऐसा रियल में होता भी है। तभी से हेनरी अल्कोहलिक बन गया था और की ऑल्टर ईगो से हॉन्ट करने लगी थी। आपको हेनरी का डबल रोल यहाँ पर नजर आएगा, एक गिल्ट में डूबा हुआ और एक ईगो वाला पार्ट। तो वो उसको उसकी बैड मेमोरीज रोज जीने पर मजबूर किया करता था। यहाँ पर एक मेमोरी हमको दिखाई जाती है कि कैसे उसका भाई और शार्लेट मारे गए थे। यहाँ पर डोमिनिक और शार्लेट सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ हफ्तों के लिए इंडिया घूमने जा रहे थे जहाँ पर उनकी हनीमून की यादें थी और उसी बीच फ्लोरा को टैलिस्मैन बनाना उसकी माँ ने सिखाया था। हेनरी को इंडिया से एक कॉल आती है कि उसके भाई और भाभी का एक एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण वो मारे गए हैं, जिसके बारे में बच्चों को बताया नहीं गया था एज वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और हाँ, वो हेनरी ही था जो कि मैनर में रोज कॉल किया करता था ताकि वो फ्लोरा की आवाज को सुन सके। बट उसका ऑल्टर ईगो वाला पार्ट जो था उस पर बुरी तरह से हंसता है। इस मोमेंट तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि हैना और पीटर मारे जा चुके हैं। हेनरी की एक और आदत गंदी थी कि वो कभी भी फ्लोरा और माइल्स से मिलने नहीं जाता था, बस यही पूछता था कि क्या वो ठीक हैं। उसने डैनी को फोन तक करने से मना किया हुआ था अनटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। वो खुद को शराब और काम में अपने गिल्ट की वजह से डुबा दिया करता था। एपिसोड 7 में हम रेबेका की सुसाइड स्टोरी को देखते हैं जहां पर पीटर भाग गया था और पुलिस उससे उल्टे सीधे सवाल कर रही थी। एक दिन उसे पीटर अचानक से दिखाई देता है। वो कहता है कि अब वो एक गोस्ट बन गया है और वो ब्लाई मैनर से बाहर नहीं जा सकता। वो ये कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं और ब्लाई मैनर छोड़कर जा सकते हैं। एज उसने मैनर को छोड़कर जाने की कोशिश की थी बट वो खुद को फिर से मैनर के अंदर ही पाया करता था। इसके लिए रेबेका को पीटर के गोस्ट को उसकी बॉडी के अंदर आने के लिए परमिशन देनी होगी। रेबेका उसको परमिशन दे देती है बट पीटर उसको पजेस करके लेक में ले जाकर मार देता है और रेबेका की स्पिरिट उस एक पल में फंस जाती है जहां पर उसने वो फोटो ली थी जो कि डैनी को मिली थी। उस मोमेंट पर हैना ने भी उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था। अब ये सब रेबेका को धोखा लगता है और वो अपनी डेड बॉडी को लेक में तैरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है।
फ्लोरा सबसे पहले रेबेका की बॉडी को देखती है, जिसको आकर जेमी संभालती है, और बाद में रेबेका की गोस्ट को भी वो देखती है। फ्लोरा और माइल्स को पीटर और रेबेका के गोस्ट दिखाई देते थे, और जब भी वो उन्हें पजेस किया करते वो अजीब सा बिहेव करते, यानी कि इरेटिक बिहेवियर। माइल्स इसलिए ही वाइन सिगरेट पीने की जिद किया करता था और पीटर के द्वारा दिए गए लाइटर से खेलता रहता। यहाँ पर बात ये थी कि ये दोनों भूत परमानेंटली 24/7 मैनर में नहीं रहते थे। उनकी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस पास्ट की मेमोरीज में खो जाती थी। उनका आना जाना उनके बस में नहीं था। जैसे रेबेका उस फोटो और इंटीमेट होने वाले पलों में बार बार जीती रहती थी। पीटर अपनी माँ को अपने घर पर आता हुआ बार बार देखता रहता, और हैना को ओवन की फर्स्ट मीटिंग वाली चीजें याद आती रहती थी। हैना ओवन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, बट वो ये उससे कभी भी कह नहीं पाई। बट उनके पास एक ताकत थी कि वो दूसरे लोगों की कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेज सकते थे। रेबेका फ्लोरा को हमेशा पास्ट की मेमोरीज में भेज दिया करती थी जब भी वो डैनी को भूत प्रेतों के बारे में बताने जाती थी, और यही रीजन था कि फ्लोरा रात में इधर उधर घूमती रहती थी और खुद को इधर उधर पाती। वो डैनी से बात करते हुए पीछे देखती थी तो वो रेबेका की गोस्ट से बात कर रही होती थी, एंड सेम गोस फॉर माइल्स। माइल्स पीटर की हरकतों को किया करता था, लाइक डैनी को कपड़े चेंज करते हुए देखना, उसको अजीब तरह से छूना और उसको फ्लावर्स देना। ये सब पीटर की हरकतें थी। असल में यहाँ पर पीटर का प्लान ये था कि वो और रेबेका माइल्स और फ्लोरा के बॉडी को परमानेंटली पजेस करके ब्लाय मैनर से बाहर निकल सकते हैं। अब इसके लिए उसे बच्चों की परमिशन चाहिए थी, जो कि बच्चे उन्हें दे नहीं रहे थे। इसलिए वो हमेशा उनको प्यार से हॉन्ट करके उन्हें कन्विंस करते रहते थे। ऐसे ही एक टाइम में डैनी रेबेका को फ्लोरा के साथ में देख लेती है और डर कर उसे लेकर मैनर से जाने लगती है। बट फ्लोरा भागकर एटिक में चली जाती है, और वहां पर तभी माइल्स, जिसको पीटर ने पजेस किया हुआ था, वो डैनी के सर पर वार करता है और उसे वहां पर बांध देता है। दोस्तों, अब आता है एपिसोड 8, जहां पर खुलते हैं असली पत्ते कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। एज हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो चलो अब असली पत्ते खोल देते हैं। ये स्टोरी दरअसल 17th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, जहां पर फर्स्ट टाइम इस मैनर को बनाया गया था। इसके मालिक थे मिस्टर विल्बी और उनकी 2 बेटियां वायोला और पर्डिटा। यहाँ पर वायोला का रोल निभाया है केट सियागल ने, जो कि माइक फ्लैनेगन की वाइफ हैं, जिन्होंने हश और हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस जैसी सीरीज एंड मूवीज में काम किया है। द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में इन्होंने थियोडोरा का किरदार निभाया है। खैर, उनके डैड के डेथ के बाद में वो मैनर को अपने कब्जे में रखना चाहती थी, एज उस समय बिना मर्द के ऐसा माना जाता था कि लड़कियों से कोई भी मैनर को छीन सकता है। इसलिए वायला ने अपने डिस्टेंट कजन आर्थर से शादी कर ली और लेडी ऑफ ब्लाय मैनर बन गई, जबकि उसकी छोटी बहन भी आर्थर को पसंद करती थी। बट मैनर की लेडी बनने के चक्कर में उसने आर्थर से शादी कर ली, एंड आर्थर भी काफी अच्छा और रिच था, तो वायला को वो काफी पसंद आ गया। वायला काफी ज्यादा चालाक, स्मार्ट और रिच थी। उसके पास ज्वेलरी, गुड क्लोथ सब थे, जिसके ऊपर हीरे मोती जड़े हुए थे। कुछ टाइम बाद उसे इजाबेल नाम की एक बेटी भी हुई। टाइम बीतता जाता है और एक दिन वायला बीमार पड़ जाती है। उसके लंग्स खराब हो गए थे और उसके पास कुछ ही महीने का टाइम था। वायला को इन्फेक्शन के डर से दूसरे रूम में सुलाते थे, और इसी बीच आर्थर और पर्डिटा क्लोज होने लगते हैं। मरने से पहले वायला अपनी सारी ज्वेलरी, क्लोथ्स को एक बॉक्स के अंदर बंद करके उसे इजाबेल की शादी तक ना खोलने का एक प्रॉमिस आर्थर से लेती है, और आर्थर इस चीज को मान जाता है। वायला अपने मैनर से, पति से बेहद प्यार किया करती थी, इसलिए वो अपने आखिरी राइट्स भी नहीं पढ़ती। प्रीस्ट ये कहता है कि यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, पर वायला नहीं मानती। टाइम के साथ वायला की हेल्थ बिगड़ने लगती है और वो इरेटिकली बिहेव करने लगती है, जो कि इस मेंशन के अंदर मोस्टली लोग कर रहे थे। उसने मौत को भी पछाड़ दिया था। वायला का खौफ इतना था कि मौत ब्लाय मैनर के अंदर आने से डरती थी। ये उसकी जिद थी जिसके कारण से ऐसा हुआ था, लेकिन गुस्से का ज्वालामुखी उसकी बहन के अंदर बस फूटने ही वाला था। एक दिन पर्डिटा तंग आकर वायला को गला घोटकर मार डालती है, जिसे वो मर्सी बताती है। उसको ये ख्याल पहले भी आया था, लेकिन वायला का बार बार उसको मारना, गालियां देना उसको टेक ओवर कर लेता है, एंड शी किल्स हर। ये खबर सुनते ही आर्थर उस बॉक्स को 3 चाबियों से लॉक कर देता है और उन चाबियों को एक लिफाफे में डालकर सील लगा देता है ताकि कोई भी उस बॉक्स को ना खोल पाए। अब यहाँ पर वायला का भूत जन्म लेता है और वो उसी बॉक्स में ट्रैप हो गई थी, जो बॉक्स उसने अपनी बेटी के लिए छोड़ा था। कई सालों तक वो वहां पर ट्रैप हो गई थी, जो उसके रूम को रिजेंबल करता था। वो सोती, जागती
सब कुछ चेक करती और फिर सो जाती। वो फिर से जागती, खुद का चेहरा शीशे में देखती और फिर से सो जाती। ऐसा करते करते उसको पता चल जाता है कि वो मर चुकी है और यहाँ पर कैद हो गई है। अब वो बस अपनी बेटी का वेट करने लगती है कि कब उसकी बेटी आकर ये बॉक्स खोलेगी और वो ये सारी चीजें अपनी बेटी को खुशी खुशी दे देगी। यहाँ पर आर्थर चुपके से वॉयला की छोटी बहन से शादी कर लेता है और वॉयला के बेड और ब्लाय मैनर की लेडी वो बन जाती है। बट कुछ सालों के बाद में आर्थर की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगती है। पर्डिटा ब्लाय मैनर को बचाने के लिए उसे वॉयला के बॉक्स को उसे यूज करने का आइडिया देती है, बट वो नहीं मानता। गुस्से में वो खुद उस बॉक्स को खोलने जाती है। वॉयला जैसे ही पर्डिटा को देखती है तो वो गुस्से में उसका गला दबाकर उसको मार डालती है। अब आर्थर अपनी बेटी इजाबेल के साथ में इस ब्लाय मैनर को छोड़कर जाने लगता है और वॉयला को बॉक्स के अंदर से लगता है कि शायद वो उसको भी अपने साथ में ले जा रहे हैं। बट आर्थर को ये यकीन हो जाता है कि वॉयला का जो भूत है उस बॉक्स के अंदर है, तो वो उस बॉक्स को अपने साथ ले जाने के बजाय उसे ब्लाय मैनर के लेक में धकेल देता है। वॉयला को इस अबेटमेंट से काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और वो सैडनेस में मैनर में ही रहने का डिसीजन लेती है। टाइम के साथ में वो सब कुछ भूलने लगती है, उसका फेस भी ब्लर होने लगता है। उसकी सैडनेस से एक ग्रेविटी वॉल बनती है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। यही बात पीटर ने भी रेबेका से कही थी। वॉयला अब हर रोज लेक से उठती थी, अपने रूम में जाकर अपनी बेटी इजाबेल को ढूंढती। ना मिलने पर वो वापस से लेक में चली जाया करती थी। उसे उसके सिवाय कुछ और याद नहीं था और रास्ते में जो भी आया करता था वो उसे मार डालती थी। वो पैरों के निशान उसी के थे जो वहां पर मिलते थे। यहाँ पर जो कोई मरा करते थे उनके भूत यहीं पर ट्रैप हो जाते। इतने सालों में कई लोग मैनर में रहने आए थे और कई लोग मारे गए। सभी के भूत वहीं पर थे। इनफैक्ट जिस गोस्ट को फ्लोरा ने एटिक में चुप करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि वॉयला की छोटी बहन पर्डिटा थी। शी वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड देयर। अब यहाँ पर वॉयला किसी को मार दे या फिर कोई इंसान खुद से यहाँ पर मर जाए तो वहां पर उसकी आत्मा ट्रैप हो जाया करती थी। फ्लोरा को जिस फेसलेस बच्ची का गोस्ट वहां पर दिखा था जिसको उसने इमेजिनरी स्टोरी दी थी, तो वो एक बच्ची का था जिसे वॉयला मैनर के रूम से लेक में ले गई थी। फ्लोरा फर्स्ट एपिसोड में वॉयला के बारे में ही बात कर रही थी और वॉयला ने ही पीटर को मारा था। अब एपिसोड 9 मीनिंग फाइनल एपिसोड की शुरुआत हैना की मेमोरी में होती है, जहां उसे अब फाइनली पता चल जाता है कि वो मर चुकी है। इस मेमोरी में वो ओवन को ये बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और काश ये बात वो पहले उसको बता पाती। वो उसके साथ पेरिस भी चलने को रेडी थी, बट अब एक आत्मा को कैसे अपने साथ ले जा सकते हो। मतलब आपने यहाँ पर एक ट्रांजिशन देखा होगा कि ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी बन गई है, ना कि कोई हॉरर। खैर ओवन उसे ये कहता है कि उसे सभी को बचाना होगा रियल लाइफ में। अब माइल्स एक बात बोलता है, इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस। ऐसा कहते ही वो पीटर को खुद को परमानेंटली पजेस करने की परमिशन दे देता है। यहाँ पर रेबेका का हार्ट चेंज हो जाता है और वो डैनी को रिलीज करके फ्लोरा के साथ मैनर से दूर भागने के लिए बोलती है। रेबेका पीटर जितनी क्रूअल नहीं थी और वो फ्लोरा को वहां से भगाने की कोशिश करती है। अब मैनर से जाते टाइम डैनी वॉयला के गोस्ट से टकरा जाती है जो उसे पकड़कर पहले अपने रूम में ले जाने लगती है। हैना उसे रोकने की भी कोशिश करती है, बट इस मैनर की सबसे शक्तिशाली भूत वॉयला ही थी, तो उसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। फ्लोरा डैनी को बचाने के लिए रूम के बेड पर बैठकर उस गोस्ट को डैनी को छोड़ने के लिए बोलती है। वॉयला को अब फ्लोरा अपनी बच्ची इजाबेल लगती है, जिसे लेकर वो सीधा लेक के अंदर जाने लगती है। बट इसी बीच में हेनरी मैनर में आता है और वो वॉयला के गोस्ट को रोकने जाता है, पर वॉयला उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। हेनरी की सांसें रुक गई थी जिससे वो अधमरा हो गया था और उसकी स्पिरिट भी वहां पर हैना के साथ में ही थी, जिसको हैना ये कहती है कि वो ओवन को बताए कि वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो जिंदा नहीं है और उसकी लाश उसको उसी कुएं के अंदर मिलेगी। अब ओवन और जेमी वहां पर आते हैं एज उनको एक ड्रीम आया था जिससे वो सीधा वहां मैनर के अंदर आ गए थे। उनको हैना वहां पर ये बोलती है कि उनको डैनी की हेल्प करनी होगी और एकदम से ही हैना वहां से गायब हो जाती है, जिसको देखकर ओवन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर हैना ऐसे अचानक से गायब कैसे होती रहती है। वो दोनों वॉयला के गोस्ट को देखते हैं जिससे वो डर जाते हैं। ओवन हेनरी को होश में लेकर आता है और हेनरी उसको सब कुछ बताता है। डैनी अब दौड़ते हुए लेक के पास में जाती है और ये कहती है, इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस।
ये फ्रेज था किसी की भी बॉडी के अंदर आत्मा को एंट्री देने का। इस बार वॉयला डैनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और फ्लोरा को उसे सौंप कर उसकी बॉडी में एंट्री ले लेती है, जिससे उसकी एक आंख नीली और एक आंख ब्राउन टाइप हो जाती है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बॉडी के अंदर दो सोल्स रह रही हैं। जैसे ही वॉयला डैनी में एंटर करती है, ब्लाय मैनर पर लगा हुआ ग्रेविटी कर्स छूट जाता है और सभी भूत आजाद हो जाते हैं। पीटर भी आजाद हो जाता है और माइल्स से सॉरी कहता है कि उसने उससे गलत काम करवाए। मैनर के अंदर जितने भी भूत थे, चाहे वो छोटी बच्ची हो, रेबेका हो, पीटर या बाकी सब, वो सब आजाद हो जाते हैं। तो आपने इस सीरीज के अंदर जितने भी भूतों को देखा होगा, उनको वॉयला ने मारा था या फिर वो खुद से वहां पर मरकर ट्रैप हो गए थे, जिनको फाइनली मुक्ति मिल जाती है। अब डैनी और जेमी एक दूसरे को पसंद करते थे, तो वो ब्लाय छोड़कर अमेरिका रहने लगते हैं। ओवन हैना के लिए एक मोमबत्ती जलाता है और वहां से दूर चला जाता है। हेनरी भी अब बच्चों को लेकर मैनर से दूर अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर डैनी और जेमी अनऑफिशियल एंगेजमेंट भी करते हैं। कई साल बीत जाते हैं। डैनी के अंदर वॉयला थी, जिसे वो हमेशा महसूस करती थी और उसे देखा करती थी, और उसे ये पता था कि एक दिन वो जरूर एक्टिव होगी। कई सालों के बाद डैनी एंड जेमी ओवन से मिलते हैं, जिसने एक रेस्टोरेंट खोला था जिसका नाम होता है ए बेटर प्लेस। वहां पर हैना की एक फोटो भी लगी हुई थी उसकी याद में। ओवन ये कहता है कि अब फ्लोरा का एक बॉयफ्रेंड है और वो 17 साल की हो गई है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बच्चों को मैनर के बारे में कुछ भी याद नहीं था, एज इन उनकी मेमोरी ब्लैंक हो गई हो। शायद उनको मेमोरीज में इतनी बार भेजा गया था कि उस जगह की मेमोरीज ही उनके दिमाग से मिट गई थी। उनको बस ये याद था कि वो उनका समर हाउस था। इनफैक्ट उनको हैना भी याद नहीं थी। दे जस्ट न्यू कि हाँ वो वहां पर काम किया करती थी, बट वो एग्जैक्टली कौन थी ये उनको याद नहीं था। अब और साल बीतते रहते हैं, जहां पर डैनी को अब वॉयला बहुत ही ज्यादा नजर आने लगती है। अब यहाँ पर होता ये है कि एक दिन वो जेमी को मारने ही वाली थी, तो वो जेमी की सेफ्टी के लिए उसे एक लेटर लिखकर उसका घर छोड़ देती है। जेमी लॉस में डैनी को ढूंढते हुए फिर से ब्लाय मैनर जाती है और वहां पर वो डैनी को उसी लेक के अंदर पाती है। लेकिन यहाँ पर डैनी चली गई थी, यानी कि मर गई थी। उसे लेक से निकालना अब नामुमकिन था, यानी कि अब लेक की न्यू लेडी डैनी बन गई थी, जो कि अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जेमी डैनी के प्यार में रोज डोर को लॉक करे बिना ही सोया करती थी, ताकि एक दिन वो वहां पर आ सके। वो बार बार मिरर्स में, पानी में देखा करती कि शायद से डैनी वहां पर आएगी, बट ऐसा नहीं होता। ब्लाय मैनर में एक शांति सी छा गई थी, ऐसी शांति जो उस हवेली ने सालों में महसूस नहीं करी थी। यहाँ पर मामला काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, एज बहुत सारी लव स्टोरीज अधूरी रह गई थी। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर वो ओल्ड लेडी ये सब नैरेट कर रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि जेमी थी, जो कि अब अमेरिका में रह रही थी। वो व्यक्ति जो शुरुआत में उसको देखकर एक प्यार की दास्तां सुना रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि ओवन था। वो फ्लोरा की वेडिंग को अटेंड करने आए थे, पर फ्लोरा को उनके बारे में कुछ भी याद नहीं था। फ्लोरा कहानी सुनकर उससे ये कहती है कि उसको ये कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा रोना आया और बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, एज उसका मिडल नेम भी फ्लोरा है। खैर अगले दिन वेडिंग में हम ओवन्स, माइल्स, हेनरी को देखते हैं, जो लाइफ में खुश थे। हमको यहाँ पर ब्यूटीफुल ट्रांजिशंस नजर आते हैं। वेडिंग अटेंड करने के बाद में जेमी अपार्टमेंट में आती है और गेट ओपन करके सोफा पर सो जाती है, और तभी हम उसके राइट कंधे पर किसी के हाथ को देखते हैं, जो कि श्योरली डैनी का ही हाथ था। एंड वो रोज रात उसके साथ रहती थी, बट एक शांति के तौर पर, ताकि वो उसको ढूंढने की जिद बार बार ना करे। और बूम, द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर की स्टोरी। ये एक गोस्ट स्टोरी से ज्यादा एक लव स्टोरी है और प्योरली एक सस्पेंसफुल ड्रामा है। ये हॉरर तो है, बट उससे ज्यादा ट्रैजिक लव स्टोरी है। यहाँ पर मैंने सोचा कुछ और था और यहाँ पर निकला कुछ और। हालांकि एक्टिंग, कास्टिंग, सेट डिजाइन, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म मेकिंग सभी बढ़िया है, पर इतना लंबा है कि आपको ये बोर या फिर स्लो डाउन कर देगा। अगर आप इसको 7th एपिसोड तक झेल सकते हैं, देन यू विल बी रिवॉर्डेड इन 8th एपिसोड। अदरवाइज 4 से 5 एपिसोड्स में सीरीज बनती तो बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली हुआ ये है कि द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस ने एक बहुत ही हाई बेंचमार्क सेट कर दिया था, जिसके चलते कई लोगों को ये सीरीज उतनी पसंद नहीं आएगी, एंड ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है। हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस के नाम पर इसको सेल आउट करा जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है फर्स्ट सीरीज से।
हिल हाउस में उसका ओरिजिन नहीं बताया गया था, बट यहाँ पर ब्लाय मैनर का ओरिजिन बताया गया है। यहाँ मैंने आपको जो जो चीजें एक्सप्लेन करी हैं ये सब हमको लोगों की मेमोरीज के जरिए बताई जाती हैं, विच इज वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। बाकी सारे एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है, बट मेरे लिए इस सीरीज की स्टार थी टीनिया मिलर AKA हैना ग्रोस। शी वॉज आउटस्टैंडिंग। लेकिन मुझे इस सीरीज से 2 शिकायत हैं, जो कि ये कि एक तो ये बहुत लॉन्ग है, इट फील्स काइंड स्लो एट सम पॉइंट। सेकेंडली इसमें हॉरर एलिमेंट बहुत कम था। ये रोमांटिक हॉरर है जो कि हिट एंड मिस हो सकती है। कई लोगों को ये पसंद आएगी और कई लोगों को नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा लेट डाउन था जब मुझे ये पता चला कि इस सीरीज को पूरी तरह से माइक फ्लैनेगन ने डायरेक्ट नहीं किया है। आई थिंक ओनली फर्स्ट एपिसोड वॉज डायरेक्टेड बाय हिम। यहाँ पर एक चीज ये थी कि जो डॉल हाउस फ्लोरा के पास था उसके अंदर जो जो चीज हो रही थी वही सब घर में भी चल रहा था। हमने डॉल हाउस के अंदर ढेर सारी ऐसी डॉल्स को देखा था जिनका शुरू में कोई भी मतलब नहीं बनता था, लेकिन एंड होने के बाद हमको ये पता चलता है कि वो सारी की सारी डॉल्स यहाँ पर फंसी हुई आत्माओं की थी। डैनी एडमंड को अपने लेस्बियन होने के बारे में बताना चाहती थी, बट उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में थी, बट उसने उस गिल्ट से ओवरकम किया जिसमें जेमी ने उसकी मदद करी। इस एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको इतना समझा दिया है कि अगर आपने ये सीरीज नहीं भी देखी है तो आप किसी को भी इसकी स्टोरी आसानी से समझा सकते हैं। श्योरली यहाँ पर मैंने सीन बाय सीन आपको नहीं बताया है, बट ऑन अ होल जो भी यहाँ पर होता है वो ब्लाय मैनर की कहानी सब मैंने आपको समझा दी है। मैंने आपको वो चीजें समझाई हैं जो शायद आपने सीरीज देखते टाइम महसूस की होंगी। एंड पर्सनली आई फेल्ट कि इसके लिए 3 से 4 वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 से 4 वीडियोस मुझे ही बनानी पड़े तो फिर इससे तो अच्छा है कि आप सीरीज ही देख लो, वो ज्यादा बेटर होगा। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और बढ़िया सीन्स तो रियल चीज देखने में ही मजा आता है। और अगर आपको हिडन गोस्ट और मूवमेंट टाइप की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा भूत तो है नहीं, बट स्टिल आप देख सकते हैं। पर्सनली मुझे ये सीरीज ठीक ठाक लगी, बहुत अच्छी भी नहीं थी और ना ही बहुत बेकार। मुझे इसके लंबे रन टाइम और कैरेक्टर डेवलपमेंट से शिकायत रही। हॉरर एलिमेंट काफी कम था, रोमांस ज्यादा था कि कैसे डैनी जेमी, शार्लेट हेनरी, पीटर रेबेका, ओवन हैना सबकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। इनफैक्ट स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाते टाइम जेमी ये कहती है कि ये गो स्टोरी है, देन एंड में फ्लोरा ये कहती है कि ये उसको गो स्टोरी नहीं बल्कि लव स्टोरी लगी, जिसको जेमी काइंड ऑफ हाँ बोल देती है। अब ये एक्सप्लेनेशन देखकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको ये देखनी चाहिए या फिर नहीं। और अगर अभी भी आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर कर दूंगा। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए